बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। तो जनाब, हफ्ते का पहला दिन है और काफ़ी पुरजोश हैं हम, क्योंकि एक तो बाहर का मौसम भी शुरू हो चुका है और दूसरा PSL के मैचेस भी चल रहे हैं, तो एक्साइटमेंट क्यों ना हो। और जैसे कि मैं बात कर रही थी कि बाहर का मौसम शुरू हो चुका है, बाहर आप जहाँ भी जाएँ हर तरफ आपको फूलों की बहार नज़र आती है और सूरज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। तो PSL के मैचेस के हवाले से जो थोड़े से शुबहात थे कि शायद लाहौर में कुछ ये फैक्टर होगा, ड्यू फैक्टर या मौसम का, वो तमाम खदशात दूर हो गए हैं। बड़े ज़बरदस्त से मैचेस चल रहे हैं, बल्कि अब तो ये भी डिसाइड हो चुका है, साफ नज़र आ रहा है कि कौन सी टीमें फाइनल में जाएंगी और कौन सी टीमें फाइनल से आउट हो जाएंगी। बहरहाल मुल्तान सुल्तान्स की पहली पोजीशन है, लाहौर कलंदर्स की दूसरी पोजीशन है और उसके बाद जो टीमें जैसे जैसे खेल रही हैं वैसी पोजीशंस चल रही हैं। अब अगर कल के मैचेस की बात करें तो कल दो मैचेस हुए थे और कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का मैच हुआ। और कराची किंग्स की हमेशा की तरह परफॉर्मेंस जैसे कि PSL के स्टार्ट से रही है, अभी तक 7th जो सीज़न चल रहा है इसके स्टार्ट से रही है, वही कुछ परफॉर्मेंस हमने देखी। तो कराची किंग्स कल का मैच भी हार गया। अच्छा, इसके अलावा मुल्तान की एक और फतह और इस्लामाबाद को 6 विकेटों से शिकस्त जो दूसरा मैच हुआ था उसमें। तो ज़बरदस्त से मैचेस चल रहे हैं PSL में और आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान भी मैच होगा। तो यकीनन एक्साइटमेंट अरूज पर है, क्योंकि बेशक इस वक्त लाहौर कलंदर्स सेकंड पोजीशन पर हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी भी अच्छी पोजीशन में है और पेशावर ज़ल्मी के मैचेस भी बहरहाल अभी तक अच्छे चल रहे हैं, जीत भी रहे हैं वो मैचेस, कुछ मैचेस हार गए हैं। लेकिन बहरहाल जैसे मैं बात कर रही थी कि अब ये चीज़ डिसाइड हो गई है, ये चीज़ साफ नज़र आना शुरू हो गई है कि PSL के फाइनल में कौन सी टीमें जाएंगी और आउट कौन सी टीमें होंगी। तो जनाब, अगर हम जेम्स फॉल्कनर के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता 2 रोज़ से आप लोग काफ़ी खबरों में देख रहे हैं कि क्या वाक़या पेश आया। अफसोसनाक वाक़या था, क्योंकि अब तक हम अपने प्रोग्राम में यही बात करते रहे हैं कि PSL बेहतरीन क्वालिटी का एक इवेंट रहा है। अब तक कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जिससे हम कहें कि बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान के हवाले से कोई बैड इमेज जाए कि पाकिस्तान ने PSL स्टार्ट किया लेकिन कुछ बुरा हुआ। लेकिन जेम्स फॉल्कनर की जो हरकत थी, हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि PSL के ऊपर कोई बैड इमेज पड़ा, लेकिन जेम्स फॉल्कनर ने कोशिश की है एक गलत इमेज डालने की। और जैसे कि उन्होंने जो नशा किया था उसकी हालत में ही उन्होंने होटल में भी बदतमीज़ी की, वहाँ की लाइट्स भी तोड़ दी, बल्कि कमरे की भी तोड़ फोड़ की, वहाँ पे भी बदतमीज़ी का मुजाहरा किया और वापस जाते जाते जो इमिग्रेशन हुकाम के साथ भी बदतमीज़ी का मुजाहरा किया। उसी से ऐसा लग रहा है कि जैसे, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर हैं, तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आगे ऑस्ट्रेलिया का टूर भी है, कहीं उसकी वजह से कोई कनेक्शन ना हो। तो जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आयशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं जेम्स फॉल्कनर के हवाले से ही बात करना चाह रही थी। आपको क्या लगा, ये क्यों एक्ट किया गया जेम्स फॉल्कनर की जानिब से? क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो कि जेम्स फॉल्कनर के खास तौर पे इस एक्ट की वजह से अब होना शुरू हो गई हैं। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर ब्रायन मर्कटरॉयड वो कल आ चुके हैं पाकिस्तान। अच्छा। कोई फॉल्कनर का ये जाती फेल था और ऑस्ट्रेलिया ने अपने मीडिया मैनेजर को पहले भेजा है, वो 3 दिन के क्वारंटीन में। फॉल्कनर का माजी भी ऐसे ही रहा है कि उन्होंने जब बिग बैश हो रही थी वो अपनी टीम के खिलाफ उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज कहे, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ कहे, फिर इंग्लैंड में वो पकड़े गए नशे की हालत में ड्राइविंग करते हुए। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मेरे ख्याल में पैसे की चमक, पैसे की लालच जो है उसने उनको दीवाना कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने ये ट्वीट किया। हालांकि 70% अमाउंट जो था वो पहले ही, अब तो दुनिया में जितनी लीग्स होती हैं आयशा, उनमें वुमन फ्रेंचाइजेस पैसे देती हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गारंटियर के तौर पर जो भी खिलाड़ी आते हैं उनको कहा है कि हम खुद पैसे देंगे। बाद में जब लीग के ऑडिट होता है, हिसाब किताब सेटल होता है, तो फ्रेंचाइज से PCB ले लेता है। तो PCB ने जितने भी खिलाड़ी आए उन सबको 70% अमाउंट जैसी लीग शुरू हुई दे दिया और 30% अमाउंट 40 दिन के बाद दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में फॉल्कनर की ये सब बेजा बातें, वो किसी और अकाउंट में पैसे डलवाना चाहते थे जबकि ऑलरेडी उनको पैसे ट्रांसफर हो चुके थे। अच्छा मिर्जा साहब, अगर जेम्स फॉल्कनर माजी में भी इस तरह की हरकतें करते रहे हैं और जैसे कि आपने भी कुछ बताई और कुछ मैं भी टीवी पे देख रही थी उनके बारे में कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी उनको कई मरतबा वार्निंग दी गई थी, तो अब जो जेम्स फॉल्कनर ने ये हरकत की है और पैसों का जो इशू उठाया है, क्या ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड इसको सीरियस लेगा?
देखिए वो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम से बाहर है, ऑस्ट्रेलिया उन्हें अपनी टीम में मुंतखब नहीं करता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, उन्होंने कहा कि आइंदा कोई भी जब ड्राफ्टिंग होगी कोई भी फ्रेंचाइज फॉकनर को नहीं लेगी, तो ये सजा उनके लिए काफी है। इससे जो इम्प्रेशन उनका गया दुनिया में, जो दीगर लीग्स हैं वो उनको लेती नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं एरोगेंट टाइप के या जो कंट्रोवर्शियल टाइप के, तो मेरे ख्याल में अब इस मामले को हमें छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही। अच्छा मिर्ज़ा साहब, वैसे ये पीसीबी ने बहुत अच्छा एक इस सिलसिले में डिसीजन लिया जो जेम्स फॉल्कनर को वापस भेज दिया, क्योंकि हम तो हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं कि पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज, एक अच्छा इंप्रेशन ख़ास तौर पर बाहर की दुनिया में जाए, और पीएसएल भी इसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन वही बात आ रही है कि अब जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के भी मेंबर्स आ रहे हैं, आपने भी बताया कि गुज़श्ता रोज़ आए भी हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आएगी, तो ये एक अच्छा डिसीजन था पीसीबी का उसको वापस भेजना। देखें ये पीसीबी का डिसीजन नहीं था, उसने खुद कहा था मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जब मैच था, उसने कहा मैं मैच नहीं खेलूंगा। फिर उसने बातचीत की अपनी टीम जो फ्रेंचाइज क्वेटा ग्लैडिएटर्स से, मामला सही नहीं हुए तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, तो इन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, आप चले जाएं। तो शायद इसीलिए वो उसको वो यहाँ से गया है, और उसने अब वो किससे पारीना बन गया, अगर हम उसको डिस्कस करेंगे आयशा तो बेकार है, अब दुनिया और आगे चली गई, आप पीएसएल पे बात करें। नहीं, अच्छा मिर्ज़ा साहब, मैं यहाँ पर बात करनी चाह रही थी कि जो जेम्स फॉल्कनर के खिलाफ पीसीबी ने अब कोई भी मुकदमा ना करने के हवाले से बात की है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये अच्छा फैसला है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का सपोर्ट हासिल है। ऑस्ट्रेलियन टीम फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलियन टीम इतवार के दिन पाकिस्तान आ रही है 27 फरवरी को। 4 मार्च से पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, और मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि उनके मीडिया मैनेजर ब्रायन मर्गोट्रॉयट जो है ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अब इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो एक पेज पर है, तो अब देखें, दुआ करें ये दौरा अच्छे तरीके से कराची, रावलपिंडी, कराची, लाहौर में टेस्ट मैचेस हैं, फिर उसके बाद रावलपिंडी में वनडे मैचेस और T20 मैचेस हैं, तो दौरा बहुस्ने खूबी अपने इख्तिताम को पहुंचे। अच्छा, तो जब ऑस्ट्रेलिया का जो पाकिस्तान में इवेंट शुरू होने जा रहे हैं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होने जा रहे हैं, उसको किस तरह देख रहे हैं मिर्जा साहब आप? देखिए आखिरी मर्तबा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 1998 में मार्क टेलर की कप्तानी में पाकिस्तान का दौरा किया था। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट सीरीज जो 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल थी 1-0 से जीती, फिर तीनों वनडे ऑस्ट्रेलियाई टीम जीती। उस वक्त तो कोई T20 होता नहीं था, तो तकरीबन 24 बरस के तवील अरसे के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ रही है। और खास बात यह कि इससे पहले हम ये सवाल उठाते रहे थे कि दुनिया की जो टीमें पाकिस्तान आती हैं वो अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं होती, वो अपनी बी टीम्स को और नौजवान प्लेयर्स को भेज देते हैं। लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया की टीम ये फुल स्ट्रेंथ है, इसमें डेविड वार्नर भी हैं, स्टीव स्मिथ भी हैं, कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, नेथन लायन, जो उनके टॉप के प्लेयर्स हैं, वो मार्नोस लबुशेन, वो सारे के सारे हैं। तो एक अच्छी सीरीज होगी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा चलें, अब हम पीएसएल के मैचेस की जानिब आते हैं। मिर्जा साहब, कैसे मैचेस आप देख रहे हैं? आप फाइनली इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, मैचेस सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं फाइनल में, तो एक एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। किस तरह के मैचेस अब आप देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान तो अभी तक नंबर 1 पे है, बाकी कौन आ सकते हैं उनके मुकाबले में? देखिए आज जो है वो लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच है। पेशावर ज़ल्मी को सेटबैक हुआ है, इंग्लैंड के जो बैट्समैन है लिविंगस्टन, वो नहीं खेलेंगे। शेरफन रदरफर्ड नहीं खेलेंगे जो वेस्ट इंडीज के हैं। तो पेशावर ज़ल्मी को सेटबैक है, और पेशावर ज़ल्मी का लाहौर कलंदर्स से मुकाबला है। लाहौर का क्राउड मुकम्मल तौर से लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहा है। एडवांटेज लाहौर कलंदर्स को होगा। अगर आज का मैच लाहौर कलंदर्स जीती है तो वो दूसरे नंबर पर आएगी, पेशावर ज़ल्मी तीसरे, इस्लामाबाद यूनाइटेड चौथे नंबर पर है। तो अब देखते हैं कि आज के मैच के बाद जो है बिल्कुल वाज़ेह सूरत हाल हो जाएगी कि प्ले ऑफ में मुल्तान सुल्तान के मद्दे मुकाबिल कौन होता है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि फाइनल जो 27 फरवरी को है वो कौन सी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। अभी 6 में से 4 टीमें तो प्लेऑफ्स के लिए आ गई हैं। अब देखते हैं कि अब जो मुकाबला आज के बाद, आज आखिरी लीग मैच है, इसके बाद प्लेऑफ्स का मरहला शुरू होगा, तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। फखर जमान की अगर हम बात करें तो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है फखर जमान की, और जैसे कि उन्होंने 500 का संगे मील भी अबूर किया है और 30 से बैट्समैन बन गए हैं, तो एक बड़ा जबरदस्त फखर जमान की एक कारकर्दगी रही है मैच में।
फखर जमान इस वक्त लाहौर कलंदर्स को जो है वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। बैटिंग की उनकी रीढ़ की हड्डी साबित हो रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, सेंचुरी भी की है इस टूर्नामेंट में, निस सेंचुरियां भी बनाई हैं, और जो अच्छा स्टार्ट होता है उसी की वजह से लाहौर कलंदर्स की टीम फतह से हमकिनार हो रही है। फखर जमान कराची किंग्स के खिलाफ फेल हो गए, एक ही रन बना सके, तो लाहौर कलंदर्स की टीम 150 रन का टारगेट भी अचीव नहीं कर सकी। तो फखर जमान की मौजूदगी लाहौर कलंदर्स के लिए एक एडेड एडवांटेज है। लेकिन खास बात यह कि इस HBL PSL में ज्यादातर ओपनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखें फखर जमान, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, फिर बाबर आजम, जितने ओपनर्स हैं वो अपनी सलाहियतों के भरपूर जोर दिखा रहे हैं। गालिबन इसकी वजह ये है कि उन्हें 20 ओवर्स पूरे खेलने को मिल रहे हैं, इब्तिदा से ही वो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन फखर जमान अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में, अब लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि वो इस फॉर्म को बरकरार रखते हुए लाहौर कलंदर्स को पहली मर्तबा इस HBL PSL का चैंपियन बनवाएंगे। मिर्जा साहब, हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ओपनर्स इस वक्त अच्छा खेल रहे हैं, वो आगे जो भी पाकिस्तान का किसी और टीम के साथ जब मैच आएगा तो इनमें से किसी को भी ओपनर के तौर पर ले सकते हैं। देखें, ओपनिंग सेट है आपकी T20 की, अगर आप बात करें रिजवान और बाबर आजम, लेकिन फखर जमान और शान मसूद ने भी अपना केस बड़े अच्छे तरीके से प्लीट किया है। लेकिन अब पाकिस्तान पर डिपेंड करता है। अभी तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ एक T20 मैच है, तो उस T20 मैच में तो मेरे ख्याल में रिजवान और बाबर आजम ही इनिंग्स ओपन करेंगे। आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्या प्लान करता है ये देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब आपके वक्त का। और यकीनन जो भी खेले आगे जाके पाकिस्तान की जीत है, क्योंकि PSL में तो पाकिस्तान की जो भी टीम जीतेगी वो पाकिस्तान की जीत है, लेकिन आगे जो बाकी मुल्कों की टीमों के साथ मैचेस होंगे यकीनन वो काफ़ी खास होंगे। अब एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की जानिब से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स यानी कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए गए हैं। ये वही तरमीमी ऑर्डिनेंस है जिस पर गुज़श्ता कई महीनों से जो खबरें आ रही थी कि इससे जो मीडिया है या मीडिया चैनल्स हैं या सोशल मीडिया है या जितनी भी मीडिया से रिलेटेड तंजीमें हैं उनको बाउंड कर दिया जाएगा या फिर उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से। और तब से ही सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से इस पर एहतजाज भी किया जा रहा था। तो अब बहरहाल सदर मुमलिकत की जानिब से इस पर जो ऑर्डिनेंस है उस पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। इस पर हम बात करेंगे। माहिर कानून है मोहम्मद अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और ये बताइएगा ये जो ऑर्डिनेंस क्या है, क्या क्या तरामीम की गई हैं इसमें? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर बात सिर्फ समझने की है कि आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट के कॉन्टेक्स्ट में, आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट्स है, जो आपका राइट टू स्पीक, राइट और राइट टू इंफॉर्मेशन इस कॉन्टेक्स्ट में लेके आता है। उसमें एक कॉलम शायद हम पढ़ नहीं पाते, या सॉरी आगे वर्डिंग पढ़ नहीं पाते, कि जिसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। उसमें इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान है, ग्लोरी ऑफ इस्लाम की बात है, डिसेंसी, मोरालिटी की बात है, पब्लिक ऑर्डर की बात है, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस की बात है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से बात है। यहाँ इशू जो समझने वाली बात है कि ये बुनियादी तौर पर हमें काफी तकरीबन कोई 6-7 साल से ये मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि राइट टू आपका जो स्पीक है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है कि मैं किसी को गाली गलौज निकालना चाहता हूँ, मैं किसी को डिफेम करना चाहता हूँ, या मेरा कोई एजेंडा है मैं उसको परसू करना चाहता हूँ, तो वो खुल्लम खुला आजादी पूरी दुनिया में नहीं है। आपके यहाँ फंडामेंटल राइट की हमदर्दी मौजूद नहीं है। और हमने असूली तौर पर तो मैंने पैमरा भी देख लिया है कि पैमरा भी उस तरह नाकाम हो चुका है उन चीजों को रेगुलेट करने के लिए। जहां तक बोलने की बात है, मैं भी आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, आर्गुमेंट्स की बात है, सारी बातें हो सकेंगी। ये जो एक मिसकंसेप्शन किया जा रहा है कि शायद इसको कर्टेल कर दिया जाएगा या इससे कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी, मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि ये आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट के कॉन्टेक्स्ट में पिछले दिनों आपने देखा कि यहाँ झूठ और फेक न्यूज एक आम फैलाई गई। हमने कश्मीर के हवाले से देखा, चाइना टूर के हवाले से देखा, फिर अदलिया के हवाले से हमने देखा, फिर खास तौर पर शख्सियात के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा। और चूंकि कानून में कमियां थी, यानी अगर देखा जाए तो वैसे तो हमारे यहाँ डेफमेशन के सिविल कानून मौजूद हैं, लेकिन सिविल कानून मौजूद में सिविल रेमेडीज अवेलेबल हैं।
और वो मिसाल के तौर पर एक दफा कर दिया है, अखबारात वगैरह तो आपको रोक लेंगे या स्टे अगर कोई हो गया, लेकिन वो रुकेगा नहीं। वो स्टे सिर्फ उसी फर्द की हद तक आएगा या जनरलाइज बातों की तरफ नहीं आता। ताज़ीरात पाकिस्तान में 499 और 500 है कि डेफोमेशन की बात की गई है, डेफोमेशन की सजा जो है वो 500 सेक्शन में दी गई है, लेकिन वो डेफोमेशन भी आपकी बुनियादी तौर पर अखबारी या बाकी हवालों से भी आ जाती है, लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से जो चीज फौरी तौर पर वायरल हो जाती है उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हम। और वो रेगुलेट करने के हवाले से इन्होंने पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट एक बिल बनाया था, उस बिल पे भी बहुत से इख्तलाफात आए। यहाँ क्या की है कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के अंदर नेचुरल पर्सन के हवाले से, यानी मेरी बारे में अगर कोई बात की है तो मैंने ही कोर्टों में जाना है। मिसाल के तौर पर अगर नैब के हवाले से कोई बात की गई है तो नैब को जाना पड़ेगा अंदराज मुकदमा के लिए। अदलिया के बारे में अगर बात की है तो अदलिया को जाना पड़ेगा। अगर फौज के हवाले से बात की तो फौज ही को जाना पड़ेगा। एक तो उसकी डेफिनेशन बदली है कि अगर इसके हवाले से अगर डिफेम किया जा रहा है और अपना झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं तो उसके लिए उस आदमी को आना जरूरी नहीं है, कोई भी आदमी जो है आ सकता है। दूसरी बात थी कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट इसकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ एफआईए को दी थी। अब एफआईए में एक कबाहत ये है कि एफआईए में जब आप दरखास्त देते हो तो पहले इंक्वायरी होती है, बड़ी डिटेल और डेप्थ में इतना टाइम होता है, फिर पर्चा दर्ज होता है। उसका नुकसान ये है कि वो बंदा बार बार वो रिपीट करता रहता है और रुकता नहीं है। अब उसकी जुरिस्डिक्शन पुलिस को दे दी गई है। तीसरा जो है कि इसका टाइम बाउंड कर दिया गया है कि अगर ये काम करना है, अगर इस ट्रायल को लेकर भी चलना है तो फॉर अ सर्टेन पीरियड, वो हमने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में भी देखा है। चौथी बात है कि सजा 3 साल थी, इसको बढ़ा के 5 साल तक सजा कर दी गया और जुर्म नाकाबिले 10 यानी बेसिकली नॉन बेलेबल कर दिया गया है। ये जब तक आप ऑफेंस के रिगर को सामने रखते हुए सख्त कवानीन सामने नहीं रखेंगे, रिपीट नहीं होता है। हमें सिर्फ यहाँ देखना है, मिसाल के तौर पर आपने रिसेंटली देखा है कि रेहाम खान ने इंग्लिस्तान के अंदर जो बातें की तो अल्टीमेटली उन्हें डेफेमेशन लॉ के सख्त कवानीन है वहां पर और अल्टीमेटली भारी कीमत अदा करना पड़ी। पाकिस्तान के अंदर जो डेफेमेशन लॉ भी मजबूत नहीं है और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही है। यहाँ इसको कम से कम अभी फिलहाल इस लॉ जी क्या करिए जी मैं आपकी बात सुन रही हूँ। अच्छा, इस लॉ को जब तक देखे ना, अभी सवाल है ये एक ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस दिया है आर्टिकल 89 के तहत, इसको अभी एक्ट का हिस्सा बनना और ऑर्डिनेंस की मुद्दत जो होती है वो 3 माह होती है। तो 3 माह के अंदर हमें अंदाजा हो जाएगा 120 दिन के अंदर 120 दिन के अंदर अंदाजा हो जाएगा कि क्या ये ऑर्डिनेंस जो है ये नेगेटिव साइड पे तो नहीं आ रहा, क्या ये नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। ये बताएगा अजहर साहब ये बताएगा कि क्या ये आर्टिकल 19 की तारीफ पर पूरा उतरता है ये ऑर्डिनेंस? जी बिल्कुल, आर्टिकल 19 की बिल्कुल, यानी हमें वह आपके सामने नाज़रीन के लिए अगर पढ़ दिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, देयर शैल बी अ फ्रीडम ऑफ प्रेस। आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relationship with foreign state, आगे लफ्ज़ है public order, decency, morality or in relation to contempt of court, commission of or incitement to offense। आर्टिकल 19 यही तो बात कर रहे हैं ना। फ्रेंडली आपने चाइना में अगर गया, अगर वज़ीर आज़म साहब चाइना में गए तो हमने किस तरह की बातें कर दी, कश्मीर बेच दिया, इस तरह की बातें ये सारी फॉर गॉड सेक कि अगर आपके पास एविडेंस मौजूद है। और हमने देखा कि नवाज शरीफ के बयान जो है गुलभूषण यादव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस्तेमाल हुए, और जो आपकी बात टीवी पे आ जाए, अखबारात में आ जाए, अनटिल अनलेस उसको रिबट ना किया जाए तो वो एविडेंस के तौर पर यूज की जा सकती है। हमें सिर्फ इतना है कि आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट 3 महीने 120 दिनों के अंदर अंदर पता चल जाएगा। अगर इसके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी, अगर किसी को नाजायज तंग किया जाएगा, हमारी अदालतें मौजूद है, अदालतें इसके रिकॉर्ड को या इस चीज को। मुल्क भर की जो सहाफती तंजीमें हैं उन्होंने इस ऑर्डिनेंस की मुखालफत की है कि ये तनकीद को रोकने के लिए बनाया गया है, क्योंकि सहाफती तंजीमों को भी तो बाउंड करने की कोशिश की जा रही है, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए नहीं करता, देखिए तनकीद करने से बिल्कुल कोई नहीं रोकेगा। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने कोई कानून पास किया है, कानून में कोई कमियां हैं तो हम उस कमियों पे तनकीद करें ना। हम शख्सियात की तरफ चले जाते हैं, हम उनके घरों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तो शख्सियात की तरफ सहाफी या सहाफी बरादरी या तंजीमें तो नहीं जाती, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो शख्सियात की तरफ जाती हैं, वो सहाफती तंजीमें तो नहीं जाती ना शख्सियात की तरफ।
नहीं नहीं, आपने रिसेंटली अभी एक गरीदा फारूकी का प्रोग्राम आप लोग सब लोगों ने देखा, हमने भी देखा, एवरीबॉडी, कमरान शाहिद साहब के हवाले से अभी रिसेंटली कमरान शाहिद ने अपने एक प्रोग्राम में खातून अव्वल के हवाले से जब बात की, पैमरा ने मैटर को टेकअप किया। अभी कल की बात है, 2 लाख रुपया पैमरा ने बकायदा जुर्माना किया, लेकिन ये रुक नहीं रहा। सवाल ये नहीं है जुर्माना लेने से मसला हल नहीं है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ को बरी कोई किया नहीं, सिर्फ एक अकाउंट डीफ्रीज किए थे 1 अक्टूबर को। इसी तरह गलत खबर चलाई गई कि जनाब शहबाज शरीफ बरी हो गए। अब ये काम सहाफियों ने किया था, पॉलिटिशियन ने नहीं किया था। अब खबर ये चला दी शहबाज शरीफ का तो केस ही नहीं था, वो तो हमजा का था और अहमद का था। मैं मामला पैमरा में लेके गया, पैमरा ने बाकायदा उसके ऊपर मैंने कहा कोई जुर्माने की तो अजहर साहब, अच्छा फिर इस पर ये बात भी है कि गरीदा फारूक के खिलाफ भी जो कुछ हुकूमती मुशीरों की जानिब से जो ट्वीट्स की गई थी, शहबाज गिल साहब की जानिब से बल्कि ट्वीट्स भी की गई थी और कुछ नाजेबा जबान भी इस्तेमाल की गई थी, बल्कि कुछ और भी सहाफ़ी हैं जिनके खिलाफ किया गया था, इस तरह की जबान इस्तेमाल की गई थी। तो क्या अब उनके खिलाफ भी इस कानून के तहत, इस ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अजहर सिद्दीक भी ये काम करेगा, अगर शहबाज गिल भी काम करेगा, अगर मुराद सईद भी अगर ये काम करेगा। अब हर एक को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो लिमिट्स दी हैं उस लिमिट्स में रहें, तनकीद करें, लेकिन आप बैठ के शख्सियात का ये देखें ना। मैं खुद इत्तेफाक नहीं करता कि जिस तरह के शहबाज गिल ने वो लफ्ज इस्तेमाल किए, आई डोंट थिंक सो। और उन्हें बकायदा, अब चूंकि पहले मौजूदा हो सकता है उन्होंने डिलीट ना कर दी हो, लेकिन ऑर्डिनेंस का इतलाक आज से हो गया है। अच्छा। इस ऑर्डिनेंस पे मैं चाहता हूँ ना, मेरी नजर के मुताबिक ये है कि इसका भी इतलाक होने दें। इतलाक अगर नेगेटिव आएगा, अगर साफी तंजीमों को तंग किया जाएगा, साफियों को तंग किया जाएगा, तो हम आएंगे आगे, हम आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट के आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये मादर पितर आजादी का जो कॉन्सेप्ट यहाँ खराब हो गया है, या जिसका दिल चाहता है जो, और खतरनाक बात ये है, इससे मसला नहीं हल होगा। मैं आपके प्रोग्राम में याद रखिएगा, इससे मसला नहीं हल होगा। मसला कब होना है कि जब तक इसकी रेगुलेशन के हवाले से कानून नहीं बनेगा। पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो पैमरा से छोड़कर इसमें सोशल मीडिया वगैरह सबको कहा हुआ है। हमने इंडिया के अंदर देखा है कि इंडिया में अगर हमने बातें की, हमारे यहाँ के यूट्यूब चैनल है इंडिया ने बंद कर दिए, इंडिया ने ट्विटर से रिमूव करा लिए, इंडिया ने फेसबुक से। काम ये है कि अगर इस तरह की कोई बात हो तो उस मीडिया पे वो चीज पड़ी नहीं रहने देनी चाहिए। उसके लिए हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मैं खुद इस हवाले से बड़ा परेशान और डिस्टर्ब इस हवाले के असल काम जो है वो रेगुलेट इस कॉन्टेक्स्ट में करना है, वो पता नहीं कब करेंगे। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपसे हमने कानूनी राय लेनी थी, आपने इस हवाले से हमें तफसील से बताया है, आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक से भी हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ज़िंदगी जहद मुसलसल का नाम है। हम मुसलसल कोशिश करते हैं, हमें कामयाबी भी मिलती है, नाकामी भी मिलती है, लेकिन नाकामी पर अगर हम मायूस होने के बजाय मुसलसल कोशिश करते जाएं तो कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। तो जनाब, मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूँ मारिया शमून से, जिन्होंने कोयटा से उनका ताल्लुक है और असिस्टेंट कमिश्नर का उन्होंने एग्ज़ाम पास किया, लेकिन शुरू में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें मुसलसल कोशिश की और अब माशाल्लाह से वो असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर लग गई हैं। और मारिया ने कहा था कि हमारे वालिदैन ने हमें मतलब कम आमदनी के बावजूद 8 बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी कि उन्होंने हमें अच्छे कपड़े नहीं दिए, अच्छा खिलाया नहीं, उन्होंने हमें अच्छा पढ़ाया है और उसी का ये नाम है कि मारिया आज असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हैं। मारिया, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मारिया, बताइएगा सबसे पहले तो कि इम्तहान में आपको शुरू में नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब माशाल्लाह आप कामयाब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं। किस तरह की स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ी? जहाँ तक स्ट्रगल की बात है तो ये एक लंबा अरसा था जिसे मैंने फेस किया और बहुत दफ़ा कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता था। तो सबसे पहले तो इंसान को खुद अपनी मोटिवेशन आप बनना पड़ता है कि आप खुद अपने आप को हौसला दे सकें, आप खड़े रह सकें। और उसके बाद मैंने तूफ़ानों के सामने या नाकामियों के सामने अपने आप को कभी भी झुकाया नहीं है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं गिव अप कर दूंगी, बल्कि मैं बार बार अपने आप को हिम्मत देती रही और मैं यही सोचती थी कि जो मेहनत मैं कर रही हूँ, अगर मैं इसे इस जगह पर आकर छोड़ दूंगी 3 दफ़ा नाकाम होने के बाद, तो फिर ये मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और यही मैं सोचती थी कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो अब मैं इसे करके रहूँगी। और यही मैंने सोचा था कि एक अजीम शख्सियत होने का या एक मैच्योर होने का यही निशानी है कि जो कुछ आपने सोचा है, जो आपने तहैया किया है, आप हालात के सामने ना झुकें, बल्कि वो करें जो आपने सोचा है अपनी ज़िंदगी में।
तुम्हारी अब तो आपके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि एक तो आपने मुसलसल पहले नाकामी देखी, फिर कामयाबी आपको मिली, तो एक जिम्मेदारी है जो आपके ऊपर आ गई है। इसको किस तरह लेकर चलेंगी, क्योंकि आपकी फैमिली उसकी सपोर्ट आपके साथ है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस भी आपके साथ हैं। जहाँ तक एक्सपेक्टेशन की बात है, एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी हद तक मैंने वो पूरी की जो उन्हें मुझ पे थी या मुझे उन पे थी। उन्होंने मेरा साथ दिया और मैंने उन्हें कामयाब होकर दिखाया है। तो जहाँ तक आगे अब फील्ड की बात है, जब मैं अपनी सीट पे जाऊँगी तो मैं समझती हूँ कि उसके लिए भी गॉड मुझे वैसी की विजडम दे देंगे कि मैं उस सीट पे अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं। और जब बिल्कुल। मैं अपनी फील्ड में जाऊंगी तो मुझे समझ आएगा कि मुझे क्या करना है। तो जैसे पहले 6 साल खड़ी रही नाकामी के बावजूद, तो अब तो मुझ में इतना हौसला, इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं चैलेंजेस को फेस कर सकती हूँ। अब मेरी पर्सनैलिटी में वो चीज़ डेवलप हो चुकी है कि मैं पेशेंस के साथ जो है वो चीज़ों को हैंडल कर सकूँ और डील कर सकूँ। अच्छा मारिया, जैसे कि मैं अभी बात भी कर रही थी, आपने एक जगह कहा है कि हमारे वालिद ने हमारे लिए अच्छा घर नहीं बनाया, अच्छे कपड़े नहीं दिए, उन्होंने हमें अच्छी तालीम दी है। आपके फादर ने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे आप कह रही थी, एक जगह मैं पढ़ रही थी आपके बारे में कि आप लोग 8 बहन भाई हैं, लेकिन आपके फादर ने आप सबको तालीम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपके फादर ने कितनी स्ट्रगल किया आपके साथ? ये मेरे फादर के अकेले की स्ट्रगल तो नहीं है। मेरी मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब इस हम्म। बारे में मोटिवेटेड थी कि मतलब बच्चों को तालीम दिलाई अच्छा। जाए, क्योंकि वो खुद इतनी नहीं पढ़ी लिखी थी। तो ये हम्म। मेरी मदर का ख्वाब था कि बच्चे पढ़े लिखे। कभी कभी मेरे फादर ये सोचते थे कि अगर पूरा नहीं हो रहा तो चले बीएससी तक काफ़ी है, लेकिन मेरी मदर कहती थी कि नहीं, मैं इनको हायर एजुकेशन दिलाना चाहती हूँ। अच्छा। तो मेरी मदर ने भी मेहनत की है उनके साथ, वो भी हम्म। जॉब करती रही हैं। जो अच्छा। भी छोटी मोटी जॉब वो करती थी, तो हमारी तालीम के हम्म। लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना अपने आप को खर्च किया है, और फिर घर के कामों के लिए। और ये बात सच हम्म। है कि मतलब हमारा घर इतना अच्छा नहीं है, और हमने पहना इतना अच्छा नहीं है, शायद खाया भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी मदर ने हमें एक ही चीज़ दिलाई है और वो तालीम थी। और मैं शुक्र करती हूँ कि जो वो चाहते थे मैंने आज उन्हें वो बन के दिखाया है, और आज हम्म। मैं उनके लिए वो कर सकी हूँ जो उनका ख्वाब था। आप जैसे बात कर रही हैं कि जो उनका ख्वाब था वो आपने पूरा किया है, और आप अब माशाल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हैं। तुम्हारी आपके अम्मी अब्बू को, आपकी बहनों, आपके भाइयों को आप पे कितना फ़ख्र होता होगा कि आप इतनी अच्छी पोस्ट पे लग गई हैं, आपने मेहनत की, उसका अजर आपको मिला इतनी नाकामी के बावजूद। अब तो जो भी मतलब मेरे बहन भाई मुझे सल्यूट ही पेश करते हैं कि हम आपको सल्यूट करते हैं कि आप इतनी देर जो है वो खड़ी रही, अकेली इस हम्म। फील्ड में खड़ी रही, कि आपने ये हम्म। सोचा था कि मैं कामयाब होंगी। वो ये मुझे यही कहते हैं कि आपकी मेहनत को तो हम देखते हैं। अब मतलब मुझे मुबारकबाद तो अलग मिलती है, मतलब जो शख्स मेरे साथ भी खड़ा भी हुआ होगा या कहीं मेरे साथ पढ़ता बैठता भी होगा, उसे भी लोग मुबारकबाद देते हैं कि वो आपके बिल्कुल। जानने वाली है। तो ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मतलब एक एक ऑनर, एक इज्जत, वो जब आप अपने आप को मार लेते हैं ना मेहनत में, तो फिर जो हाँ आप फल हाँ। पैदा करते हैं वो बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल। फायदेमंद होता बिल्कुल। है। ऐसी बिल्कुल सही बात कह रही हैं, और ख़ास तौर पे जो आपके घर वालों को जो इज़्ज़त आपकी वजह से मिल रही होती है, वो इज़्ज़त ही आपका सर फ़ख्र से बुलंद कर देती है कि हमारे घर वाले बिल्कुल, इस चीज़ के मुस्तहिक हुए हैं कि हमारी वजह से उनको इतनी खुशी, इतनी बिल्कुल। रिस्पेक्ट मिल रही है। मारिया, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपको हो कि अच्छा मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर बनना मेरा ख्याल है हर किसी के बस की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ख्वाब है जो आपका पूरा हुआ है, लेकिन कोई ऐसा ख्वाब या ख्वाहिश जो आपको लगता हो कि वो भी पूरा हो जाए? हाँ, एक ऐसा ख्वाब है, मैं वर्ल्ड अच्छा। टूरिज्म करना चाहती हूँ। हम्म। अगर खुदा मुझे मौका दे तो मैं ज़रूर मतलब बहुत सी कंट्रीज़ को घूमना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ। अब ये मेरा ख्वाब था, ये मैंने पूरा कर लिया है। हम्म। अब मेरी दुआ है कि मैं वो भी कर सकूँ, मेरे लिए ऐसे रिसोर्सेज भी पैदा होंगे, मुझे यकीन है इस बात का कि मैं वो भी कर सकूँगी। ये तो मेरा ख्याल है हमारे आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों का ख्वाब है वर्ल्ड टूर करना। मेरा खुद का भी यही ख्वाब है, लेकिन चलें इंशाल्लाह हम जी, कोशिश जी। करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इसको भी पूरा करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर बन के मारिए क्या आमीन। सोचा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी तो ये भी है, आप क्या करेंगे? असिस्टेंट कमिश्नर की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर की जहाँ तक ज़िम्मेदारियों का ताल्लुक है, वो सोशल फील्ड में रहते हुए बहुत सी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस कर रहा होता है। मतलब किसी भी तरह की करप्शन जैसे, मतलब ज़्यादातर इनका काम तो रेटिंग पे होता है कि भई रेट्स हाई लो हो रहे हैं, तो हम्म। उनको देखना है इनका काम। और
ज़्यादातर, और बाकी जब मैं फील्ड में जाऊंगी तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों का ज़्यादा पता चलेगा। अब तो जितना कुछ मैं जानती हूँ थोड़ा बहुत वो मुझे पता है, तो जब मैं फील्ड में ट्रेनिंग पे जाऊंगी तो मैं इन चीज़ों के बारे में चलें, सीखूंगी जब फील्ड पे कि आप मुझे जाएंगी तब कौन सी आप पे जिम्मेदारियां भी आई होंगी, और हमारी तरफ से भी मारी आपको बहुत सी बेस्ट विशेस हैं कि आप इतनी अच्छी पोस्ट पे आई हैं, तो आप इसकी जिम्मेदारियां भी अच्छे तरीके से अदा करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी गुफ्तगू का। अब एक छोटी सी ब्रेक से अभी हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। तो जनाब, चाहत फतेह अली खान साहब का आपने कलाम सुना। सोशल मीडिया पर रातों रात मशहूर हो गए हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए हैं। और जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं कि सोशल मीडिया वो जगह है, वो प्लेटफॉर्म है जहां आपके चाहने वाले भी होते हैं, आपके मद्दाह भी होते हैं और आप पर तनकीद करने वाले भी होते हैं। तो ऐसा ही कुछ मामला हम सबके साथ होता है। तो चाहत फतेह अली खान साहब ने अपना जो कलाम है वो सोशल मीडिया पर डाला है और रातों रात उनके जो फॉलोअर्स हैं उनमें इजाफा हुआ है, सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए हैं। हमारे साथ भी मौजूद हैं, यूके से बराह रास्त हैं चाहत फतेह अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम चाहत साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आशा जी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ मैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मेहरबानी। सबसे पहले आपको और न्यूज़ की टीम, पूरी टीम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मेरे माशाल्लाह प्यार करने वाले, चाहने वाले और चोरी चोरी से मुझे देखने वाले सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब चोरी चोरी देखने और चाहने वालों को भी। अच्छा चाहत साहब, आपने बोला कि चोरी चोरी देखने वाले, मुझे इसका मतलब क्या है, पहले तो मुझे ये बताएं। इसका मुझे मतलब आयशा जी ये है कि माशाल्लाह मेरे बहुत ज्यादा मुझसे प्यार, जो मेरे लवर्स हैं वो चोरी चोरी भी जी करते हैं। ठीक है जी, वो कमेंट्स भी नहीं जी करते, लेकिन मेरे वीडियोस को, मेरे लाइव शोज को जी देखते हैं, तो उनके लिए भी मेरा ये मैसेज है। जबरदस्त। अच्छा साहब, आपने सोचा था आप इतने वायरल हो जाएंगे, इतने मशहूर हो जाएंगे, आप नुसरत फतेह अली खान साहब के मद्दाह हैं, उनके फैन हैं, और आपने सोचा था कि अब इतने ज्यादा आपके भी फैन हो जाएंगे? मैं जी आशा जी बिल्कुल, मैंने 5 साल पहले 5 साल पहले जी सिंगिंग की तरफ 200% में आ गया जी सिंगिंग में। तो मेरी साथ अल्लाह से जी ये दुआ होती थी, अच्छा। या मेरे अल्लाह, कि पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 230 मिलियन है, उसमें से 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो अंडर 30 है, तो मैं उनको अट्रैक्ट भी कर पाऊं। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है कि 10 साल के बच्चे भी, 2 साल के बच्चे भी माशाल्लाह मेरे वीडियोस देख के, मेरी परफॉर्मेंस देख के खुश हो जाते हैं। अच्छा जबरदस्त। चाहत साहब, आपको किसने मुतारिफ करवाया इस फील्ड में? जैसे आप बता रहे हैं 5 साल पहले आप आए इस फील्ड में, तो किसने मुतारिफ करवाया आपको? जी मेरे जी हैं जी नुसरत फतेह अली खान साहब के जी करीबी साथी, जो कि बाद में उनके जी मैनेजर जी बन गए, नकीबी साहब, हाजी नकीबी साहब ने आज से जी 4 साल पहले ना मुझे, जब उन्होंने मुझे जी देखा तो कहा, उन्होंने एक शो में मुझे जी मौका दिया है। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद माशाल्लाह जी उसके बाद मैंने फेसबुक के ऊपर ओवर 700 शोज जी किए हैं, और लाइव जो शोज होते हैं पीपल्स के सामने, लाइव ऑडियंस के सामने 45 माशाल्लाह जी वो किए हैं। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। मतलब आप अच्छा खासा परफॉर्म कर चुके हैं। चाहत साहब, आप पाकिस्तान में कहाँ से आपका ताल्लुक है? अभी तो आप यूके में रह रहे हैं, आपकी फैमिली वहाँ होती है? जी नहीं, मेरी जो इमीडिएट फैमिली वो इधर मेरे साथ ही लंदन में है। अच्छा। बाकी मेरे सब बहन भाई और कजन्स वो सब जी पाकिस्तान में ही हैं। मैं आयशा जी पैदा हुआ था शेखुपुरा में। अच्छा। लेकिन पिछले 40 साल में माशाल्लाह जी लाहौर में जी घर है।
अच्छा अच्छा, मतलब माशाल्लाह आपकी जो सारी फैमिली है, वैसे आपके बहन भाई वो लाहौर ये इधर पाकिस्तान में होते हैं, आप लोग यूके में होते जी हैं, जी। तो शायद साहब फिर पाकिस्तान कब आने का प्लान है, यहाँ आके कब परफॉर्म करेंगे आप? मैं पिछले साल तो जी 6 महीने की रह के आया हूँ। अब अच्छा। इंशाल्लाह ताला जी मई में इंशाल्लाह ताला जी मैं आऊंगा इंशाल्लाह ताला। मई में काफी शोज जी बुक हो रहे हैं, अच्छा, तो जबरदस्त। मेरा ख्याल ईद के बाद इंशाल्लाह, ईद के बाद। और बाकी अच्छा देखते हैं, अल्लाह खैर रखे जी। काफी डिमांड जी, प्यार करने वाले जी कह रहे हैं कि आप जल्दी आए, तो अच्छा, देखते हैं शायद। शाहिद साहब आप नुसरत फ़तेह अली खान साहब के इतने बड़े फ़ैन हैं कि आपने उन्हीं की गज़लें या उन्हीं की गायकी की तरफ आप गई हैं, उनकी गए हैं, उनकी कवालियाँ आपने गाई हैं, हमें भी कुछ सुना दें ज़रा लाइव, ताकि हम भी इस चीज़ को एंजॉय करें। ये मेरे लिए जी बात से इज्जत है जी। हमारे लिए इज्जत की बात है, आप चित्तू हमारे प्रोग्राम में आए अखियां हैं। दे, शुक्रिया आशा जी, शुक्रिया। जी। चित्तू अखियां दे, चित्तू अखियां दे, सोनी अखियां दे, सामने नहीं रहना। चित्तू अखियां दे, सामने नहीं रहना, ते पीपा साडा छोटा जिहा प्यारा जिहा दिल मोड़ दे। चित्तू अखियां दे, सामने नहीं रहना, ते पीपा साडा दिल मोड़ दे। कर बैठी सजना, कर बैठी सजना, भरोसा तेरे प्यार ते। कर बैठी सजना, भरोसा तेरे प्यार ते। रोड़ बैठी दिल में मैं, रोड़ बैठी दिल में मैं, तेरे एतबार ते। वाह वाह, ये कुछ और सुनाऊं? सुनाए कुछ सुनाए, और? ज़रूर सुनाए। अब बिना माही की में, बिना माही की में दिल पर छावा। बिना माही की में, बिना माही की में दिल पर छावा। रातां दी मेरी नींद उड़ गई, रातां दी मेरी नींद उड़ गई। आशा जी मेरा वाह मेरे वाह वाह, माशाल्लाह 21 जबरदस्त, पहले मुझे क्लैप तो शुक्रिया, करने दें। शुक्रिया, बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबानी। आई लव यू, जहां पे भी मुझे देख रहे हैं, मेरे जी प्यार करने वाले और चाहने वाले, और चोरी चोरी चले चले, देखते एक हैं। मेरी फरमाइश पे भी अच्छा गा जी दें, काली काली अखियों के फंदे ना डालो, वो सुना दें। जी, ठीक है ठीक है। काली काली अखियों के सा सरिता रिगा रिगा गमगा गमगा पपा पपा दददा 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 नी नी सा। काली काली अखियों के, काली काली अखियों के फंदे न डालो। अच्छा आयशा जी, मेरा गाना माशाल्लाह अभी मैंने जी जी रिकॉर्ड नहीं करवाया, अच्छा वो बहुत ज्यादा जी पॉपुलर हो रहा है जी, वो भंगड़ा है। अगर अच्छा, आप चाहती हैं तो थोड़ा सा वो जी चीज सुना दूं? चलें आप हमें थोड़ा सा सुना दें, फिर उसके बाद आपसे बातें भी करनी है मैंने। जी 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 जी। या पहले बात कर लें, ऐसी क्या बात, पहले बातें कर लें। चले, मैंने कहा आप इस वक्त ठीक है, पूरी जल्दी। लय में आए हुए हैं, पूरा आपका सुर जो है इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव है, मैंने कहा चलें आप हमें सुना दें एक ही साथ, चलें भंगड़ा सुना दें जो आप कह रहे हैं कि अभी आपने सुनाना है। ले जी, ये माशाल्लाह मेरा जो भंगड़ा है माशाल्लाह अभी ऑलरेडी मेरे 21 की ट्रैक मैंने रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब वीडियोस माशाल्लाह स्टार्ट ही करने लगा हूँ। ठीक है, ले जी। तुन ताना तुन, तुन ताना तुन, तुन ताना तुन, तुन ताना तुन सोनिए, तुन ताना तुन, तुन ताना तुन नच 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 नच। तुन ताना तुन, तुन ताना तुन, तुन ताना तुन सोनिए, मेरे ना दी गानी गल पाल जानी। ओ मेरे ना दी गानी ओ गल पाल जानी। ओ जिंद ना लावांगा, ओ जिंद ना लावांगा। तेरी अथरी जवानी तौबा तौबा, उतो अख मस्तानी तौबा तौबा। तुन ताना तुन, तुन ताना तुन सोनिए, तुन ताना तुन नच ओए नच ओए नच। ये तो ऐसा लग रहा है आपने रैप गाया है, रैप म्यूजिक की तरफ आप लगता है आहिस्ता आहिस्ता आगे, जो गजलों से या कवाली से तो आप रैप की तरफ जा रहे हैं अब। वैसे भी आजकल पाकिस्तान में रैप का बहुत ट्रेंड है। नहीं आशा जी, बात ये है, जब मैं शो करने की जाता हूँ ना, जाता कवाली करने के लिए हूँ। अच्छा जैसे कि मेहंदी का शो, हाँ हाँ, वेडिंग्स के शोज होते हैं, तो आफ्टर 1 आवर 1.5 आवर प्यार करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले कहते हैं कि प्लीज हमें अब नचाओ। तो उसके लिए फिर मैंने जी भंगड़े लिखने शुरू कर दिए हैं। ठीक है अच्छा जी, और कुछ पंजाबी भी लिखना शुरू कर दिया जी। सही। ऑल दो
जी गजलें भी जी माशाल्लाह जी गाता हूँ, ठीक है। जब आप अच्छा। शो पे जाते हैं तो आपको डिमांड हर तरह की आ सकती है, ऐसा ही है तो फिर बिल्कुल। आपके पास सारा गोदाम होना चाहिए आपके पास। हाँ बिल्कुल। गोदाम होना चाहिए। ये भी आप ठीक कह रहे हैं, ताकि उस गोदाम में से कोई भी चीज निकालनी पड़ जाए तो उस वक्त मुश्किल ना हो, परेशानी ना हो कि कहाँ से लेकर आए हम। अच्छा, कहाँ से लेके आपकी फैमिली में से भी कोई है सिंगिंग की तरफ, किसी को शौक है गाने का? जी मेरा बेटा माशाल्लाह जी उसने डिग्री की है माशाल्लाह जी म्यूजिक में, अच्छा। और जी म्यूजिक जी जी प्रोड्यूस माशाल्लाह भी माशाल्लाह जी कर रहा है, लेकिन इंग्लिश में। अच्छा, तो शाह और साहब बाकी आप, मेरे माशाल्लाह आपके कितने जी बच्चे जी हैं और आप लोग कितने बहन भाई हैं? मतलब मैं सुन रही थी कि माशाल्लाह आपके और बहन भाई जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं यहाँ पाकिस्तान में। तो आप कितने बहन भाई हैं और आगे से आपके बच्चे भी कितने हैं जिनको आप क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपका बेटा भी म्यूजिक की तरफ आ रहा है। जी 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 इंग्लिश म्यूजिक में, इंग्लिश म्यूजिक, अच्छा, इंग्लिश में। वाह। जी 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 माशाल्लाह यहाँ पे जो डिग्री की है उसने माशाल्लाह इंग्लिश में, अच्छा, इंग्लिश इंग्लिश म्यूजिक में। जी 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 बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का। और मेरे जी माशाल्लाह बहन भाई हैं जी, 10 भाई और 3 बहनें। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है। जी वो सब पाकिस्तान में माशाल्लाह जी सेटल हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, विजिट जी करते हैं, तो फिर चले जाते हैं। अच्छा, और आपका मेरे नंबर कौन माशाल्लाह से है जी बहन बच्चे भाइयों हैं। में? मैं जी आता हूँ मिडिल में माशाल्लाह, जी जी 7वें नंबर पे माशाल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो शाहद साहब आपने अपने बच्चों के लिए क्या मतलब कोई फील्ड खुद से आपने डिसाइड की कि अच्छा नहीं मेरा बेटा या बच्चे सिंगिंग की तरफ आएं, या उनकी मर्जी है जिस तरफ मर्जी जो मर्जी फील्ड चूज करें? नहीं, मेरी सिर्फ जी ये ख्वाहिश थी और है, जैसे मैं लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज गया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी भी गया, तो अच्छा मैंने अपने बच्चों को भी यही कहा कि आपने डिग्री जरूर करनी है, फिर उसके बाद आप जिस फील्ड में भी जाना चाहें, नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, चलिए एक चीज़ और भी बताएं, आपका नाम बड़ा यूनिक सा है ना, डिफरेंट सा है, चाहत फ़तेह अली खान। तो आपने नुसरत अली जी खान जी साहब की चाहत में ये नाम रख लिया या आपका अपना नाम ही यही है? मेरा जी मैंने 5 साल पहले अपना नाम जी चेंज किया, ठीक है अच्छा, जी, क्योंकि मैं हमेशा, क्योंकि शुरू से ही मैं माशाल्लाह मेरे जितने सही है। दोस्त अहबाब हैं, मैं उनसे हम्म। बहुत प्यार करता हूँ, आ ठीक है जी, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है जी। वैसे तो आपका फिर अंदाज दोस्तों बहुत ने, प्यार वाला है, आपका अंदाज भी बहुत प्यार और मोहब्बत वाला है। तो आपके दोस्त शुक्रिया। अहबाब आपसे सिंगिंग की फरमाइश करते हैं, जैसे फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं या कोई इवेंट्स होते हैं, तो आपसे कहते हैं कि चलें आज हमें आप नुसरत अली खान साहब की, या जैसे आप कहते हैं गोदाम होना चाहिए, उस गोदाम में से कोई भी गाना निकाल के सुनाएं? जी जी हाँ जी 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 कभी कभी, लेकिन मुझे ज्यादा शौक है कि मेरे सामने काफी जी दोस्त लोग बैठे हों तो मैं परफॉर्म करूं, अच्छा। ठीक है जी। तो हाँ हाँ हाँ, मुझे ये ज्यादा जी शौक है, ठीक है। मुझे शुरू से कि लोग काफी हों तो मेरे अंदर काफी जी पावर आ जाती है, ठीक है, एनर्जी होती है फिर। अच्छा। तो कभी कभी जी हाँ जी कर लेता हूँ, जी जी। तो कैसा फिर एंजॉय करते होंगे सारे आपकी सिंगिंग को, क्योंकि आप तो बहुत डिफरेंट अंदाज में गाते हैं, और जैसे कि अभी आपने अपना भंगड़ा भी अब इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो फिर ये तो आपकी तो पूरी गायकी का स्टाइल ही बहुत डिफरेंट है। जी बस ये पता क्या आयशा जी, अल्लाह के, ये सारे अल्लाह के खेल हैं, ये सारे अल्लाह के रंग हैं। बेशक। हाँ, लेकिन ये है कि बचपन में जब जी 1980 81 में शेखुपुरा में एक म्यूजिक ग्रुप होता था, मैं उसके जी साथ था जी। अच्छा। मैं डफली जी बजाता था, डांस का बड़ा जी शौक था, ठीक है। तो फिर जी स्टडी की, यहाँ आ गए, तो जो मेरे अंदर का जो क्या कहते हैं टैलेंट है वो बाहर नहीं आ सका। फिर मैंने सोचा कि माशाल्लाह कि जिंदगी छोटी सी है, तो ऐसा ही जो है। आपको शौक है तो वो काम तो कर लेना। ये बिल्कुल आपने सही कहा, जिंदगी छोटी सी है, अपना शौक जरूर पूरा जी करना जी, चाहिए। आपके बचपन का शौक तो शौक था बड़ा जो आपने अब आके पूरा किया है। जी। मेरा जी जैसा जी मेरा जो पहला, एक और मैं आपको जी बात जी बताता हूँ। जी जी। अल्लाह ताला उस्तादों के उस्ताद नुसरत अली खान साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन आमीन। हमारे अभी भी गुजरांवाला में जी हमारा उर्स होता है साल में जी 2 दफा। अच्छा। तो नुसरत फतेह अली खान साहब साल में एक दफा नहीं, वो 2-3 साल के बाद हमारे जरूर आते थे, तो फिर रात भर जी गाते थे। तो मैं भी अपने जी
तायाज के साथ, चाचूज के साथ, अब्बू के साथ आगे बैठ के जी सुनता था। जब वो चले जाते थे ना, तो नेक्स्ट से जब मैं सो के उठता था तो मैं हमेशा ताली जुट जाता रहता, ऐसी ताली ठीक है जी, कैसा ये है कि नहीं? अच्छा, सही। तो मेरा जी हाँ, मेरा, और उसके बाद मेरा जो पहला जो टॉय है वो जी छोटा पियानो नहीं होता, वो मेरे अल्लाह ताला अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, तो वो उन्होंने माशाल्लाह मुझे दिला के। मतलब आपके अब्बू ने भी आपकी जो म्यूजिक की सेंस थी ना वो पहचान ली थी, इसलिए उन्होंने आपको पहला टॉय भी जो था वो आपको पियानो लेकर दिया। तो शाहद साहब, अब हमें जो आपकी वजह शोहरत गाना है रश्के कमर, वो भी सुना दें प्लीज। जी जी जी, हाँ जी, क्यों नहीं। मेरे रश्के कमर, मेरे रश्के कमर, मेरे रश्के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा 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 आ गया। बरकिसी गिर गई, बरकिसी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। वाह 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 वाह, हमें भी मज़ा आ गया शाहद साहब आपसे बात करके और आपके गाने सुन के। यकीनन आप पाकिस्तान आएंगे तो हमारी ख्वाहिश होगी आपसे मुलाकात करें इंशाल्लाह। जब भी आप पाकिस्तान आएंगे ज़रूर आपने मिलना है हमसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू और आपके गानों का। एक छोटी सी ब्रेक से भी हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्ती न्यूज़ है कि दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पाकिस्तानी कोपैमा हसन सतपारा के बेटों ने एक नया पहाड़ दरियाफ्त किया है और उस पहाड़ के हवाले से ये भी है कि उसको सर भी कर दिया है। बल्कि इन्होंने जो आबिद सतपारा हैं उनके बेटे, हसन सतपारा के बेटे हैं, उन्होंने और उनके बेटों ने ये पहाड़ दरियाफ्त किया है जिसका नाम हसन सतपारा पीक रखा गया है। आबिद सतपारा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद, प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ आपको। वालेकुम सलाम मैडम, आप कैसी हो? आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद, आप इस वक्त पहाड़ की चोटी पे बैठे हुए हैं, काफी ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं? मैडम इस स्कर्दू के जो दामन है, खरपो जो जहाँ जिसे कहा जाता है, मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। अच्छा। यहाँ से माशाल्लाह से यहाँ से जितनी भी पीक है खूबसूरत यहाँ से नजर आता है। हाँ? तो मैं नियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें इस चैनल के आपने हमें बुलाया और इज्जत दी। आबिद, हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने ये पहाड़ नया जो दरियाफ्त किया है और आप हमसे बात भी कर रहे हैं। कौन सा पहाड़ है ये? पहले से मौजूद होगा तो क्या अब तक कोई भी इस पहाड़ तक गया नहीं था? कितनी ऊंचाई है इस पहाड़ की? जी मैडम, ये पहाड़ सतपारा गांव से 8 घंटे के सफर में ये पहाड़ मौजूद है। अच्छा। और इस पहाड़ को अब तक किसी ने सर नहीं किया हुआ था मैडम, और ना इस पहाड़ के ऊपर कोई पहुंचा था। तो जो ही मैंने इस पीक को देखा तो हमने कहा कि सतपारा के सबसे ऊंची पहाड़ तो यही है। फिर हमने अपनी वॉच जो किलोमीटर हाइट जो वॉच थी वो हमने लेके गए। अच्छा। उसके बाद इस पीक को हमने एक दफा ट्राई किया था आज से 1 महीना पहले। उस वक्त हम नाकाम हो गए क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से। और दूसरी बार जब हम गए, माशाल्लाह से मेरे साथ अली हैदर सतपारा और फेमस माउंटेनियर सादिक सतपारा और अशरफ सतपारा, अली मुसा सतपारा, अली मोहम्मद सतपारा की एक टीम थी। तो हमने इस टीम को लेके जाके इस पीक को हमने सिमट किया और मुल्क और कौम का नाम रोशन किया। पाकिस्तान के सब सलाली परचम लहरा के हमने एक मैसेज दिया विंटर में। अच्छा। मैडम समर में तो हर कोई कर लेता है, लेकिन ये हमने विंटर में किया है। वाह, जबरदस्त। तो ये पाकिस्तान के लिए यकीनन ये पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। तो आबिद ये बताएं, ये पहाड़ जो आप लोगों ने नया दरियाफ्त किया है इसको रजिस्टर भी करवाया गया है? मतलब कहीं पे जैसे माउंट एवरेस्ट का, K2 का या बाकी को कराक्रम के जो पहाड़ है उनका सबको पता है, तो इस पहाड़ को रजिस्टर्ड भी करवाया गया है? जी मैडम, अभी हमने डीसी साहब से हमने बात की है। इस पीक की जो हाइट है वो हमने बता दिया है। अच्छा। और दूसरी बात इसमें इस पहाड़ की खुसूसी बात ये है कि इस पहाड़ से आप 8000 की 5 पीक आप देख सकते हैं। जैसे कि K2 को आप
एक दिन में आप जाके, लोग तो K2 बेस कैंप के लिए 1 हफ्ता लगा लेते हैं। हाँ। लेकिन अब इस पीक में जाके आप देख सकते हैं 8000 की 5 पीक आपको नजर आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने भी K2 बेस कैंप जाने के जो शौक रखे हैं, तो उनके लिए अगर कि मैं एक छोटा सा एडवाइस देता हूँ कि वो आप इस पीक में जाएं, तो आपको 8000 की 5 पीक नजर आएगा। अच्छा आबिद, लोगों की आसानी के लिए जरा बता दें, क्योंकि जाहिर सी बात है पहाड़ तो शुरू से मौजूद है, अजल से मौजूद हैं, हम सबको पता है अपनी जगह पे पहाड़ हैं, लेकिन अब ये जो नया पहाड़ आपने दरियाफ्त किया है, इसका क्या मतलब हुआ? कि क्या कोई पहले यहाँ तक पहुँचा नहीं था, या ये पहाड़ किसी ऐसी जगह पर मौजूद था जो कि नज़रों से ओझल था, किसी को पता नहीं था इस बारे में, और पहली मरतबा आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं? दरियाफ्त का मतलब किस तरह आप आम लोगों को समझाएंगे? जी मैडम, हमने दोसाई में एक शूटिंग पीक हमने पहले कर चुका है पिछले साल। जब हम वो चोटी के ऊपर हम जब पहुंचे थे, तब हमें पता चला उसके ऊपर जब हम पहुंचे तो हमें एक पीक नजर आ रहा था बड़ा दूर से। अच्छा। मतलब फिर हमने कहा कि यार ये पीक का नाम क्या है। फिर हमने लोगों से पूछा तो किसी ने इस पीक का नाम नहीं रखा हुआ था। अच्छा। फिर हमने उस पीक को तकरीबन 1 महीने से मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है, एक दफा हम फिर ट्राई कर चुके थे लेकिन हम नाकाम हुए थे। फिर हम इस पीक को हमने दरियाफ्त किया, हमने इस पीक का नाम हसन सतपारा पीक रखा। इंशाल्लाह अभी ये रिस्पेक्ट भी हमने डीसी साहब को बता दिया है, इंशाल्लाह ये रिस्पेक्ट भी होगा। तो फिर हम जितने भी टूरिस्ट आएंगे, और टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए हमारा काविश है कि जितने भी हमारे सतपारा के माउंटेनियर्स हैं, हमेशा से टूरिज्म को प्रमोट करने में बड़ा किरदार रहा है। तो आबिद, इस पहाड़ को सर करने में कितने दिन लगे आपको, और क्या मुश्किलात पेश आई? जी मैडम, सबसे बड़ी मुश्किलात ये है कि हम विंटर में हमने इस पीक को समेट किया, और दूसरी बात ये, यहाँ से हम गए 4 दिन हमें लगे इस पीक के समेट तक। बेस कैंप तक तो 1 दिन का रास्ता है, लेकिन ऊपर समेट के लिए हमने 2 दिन हमें लगा, लेकिन वापसी में 1 दिन, 4 दिन टोटल हमारे लगे। माशाल्लाह से इस पीक को हमने समेट किया। अच्छा ठीक है आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपकी इस कामयाबी पे मुबारकबाद भी देते हैं। और जैसे कि आपने इस पहाड़ का नाम हसन सतपारा अपने वालिद के नाम पे रखा है, तो हम ये उम्मीद भी करते हैं कि पहाड़ जल्दी रजिस्टर्ड भी हो जाएगा और दुनिया भर से टूरिस्ट आएंगे इस पहाड़ को देखने के लिए, इसको सर करने के लिए कोपैम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक छोटी सी अभी ब्रेक से हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब, रूह अफ़ज़ा के किचन से आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जनाब क्या बना रही हैं आप? आज जी हम रूह अफ़ज़ा की किचन में आयशा एक बड़ी ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा, आप इसे कह लें कि ब्रेकफास्ट कह लें, ये एक ब्रेकफास्ट की डिश है। तो हम रूह अफ़ज़ा स्टफ्ड फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं आज। बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है, प्लस बड़ी ही क्विक है। एक यूनिक तरीके से आप कह लें कि थोड़ा सा प्रेजेंट किया जा रहा है फ्रेंच टोस्ट को। तो होपफुली जो है मेरा ख्याल है कि 1 या 2 पीस खाने के बाद बंदा फुल हैवी हो जाएगा। आपको विदाउट ब्रेकफास्ट, हाँ, फुल कंप्लीट मील वाला ब्रेकफास्ट है। आपको कोई भी जरूरत नहीं किसी और चीज को इसके साथ खाने की। अच्छा। तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। एग्स जाएंगे, मतलब फ्रेंच टोस्ट का जो बैटर पहले बनाएंगे उसके लिए एग्स जाएंगे उसके अंदर। उसमें जो वो होती है पाउडर शुगर या कैस्टर शुगर, दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हैं। अगर वो दोनों नहीं है तो रेगुलर शुगर भी डाल सकते हैं, वो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर जो है आधा कप के करीब क्रीम जाएगी, और इसमें जाएगा मिल्क तकरीबन 1 कप के करीब। ठीक है, हम ब्रेड को फ्राई करने वाला ब्रेड को फ्राई करने का मटेरियल है। अच्छा, ये बेसिकली मैंने 2 एग्स के साथ बनाया है। ये सारी ब्रेड तकरीबन ये 8 स्लाइसेस ब्रेड के हैं। और अच्छा, ब्रेड का जो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने छोटी वाली ब्रेड लेनी है, स्मॉल साइज वाली ब्रेड, ज्यादा बड़ी नहीं लेनी, वो फिर आपकी ना लुक वाइज भी प्रेजेंटेबल नहीं लगती। उसके बाद आपने इसको बटर डालकर जो है अपने फ्रेंच टोस्ट को इस तरह से, जो ये मैंने प्लेट रेडी करके रखी हुई है, इस तरह से आपने फ्रेंच टोस्ट को रेडी कर लेना है। अब क्या हुआ जी, एक प्रोसीजर जो है हमारा वो खत्म हो गया। अब बारी है दूसरे प्रोसीजर की, जो कि यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है। ये है तकरीबन 1 कप के क्रीम है, इसके अंदर 1 कप के करीब क्रीम चीज है। अच्छा, क्रीम चीज लेनी है, क्रीम स्प्रेड नहीं लेना, क्रीम चीज स्प्रेड नहीं चीज लेनी है। ठीक है, उससे क्या होगा कि इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्टी इफेक्ट आएगा। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला है हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ऐड किया है। इसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज को राउंड फॉर्म में थोड़ा पतला पतला करके काट लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी मिठास ऐड करने के लिए और इसके अंदर जो हमदर्द की हनी है
वो ऐड कर लिए। सही। तो अब सिंपल जो है इसकी शुरू करते हैं, गार्निश करना है इसको। अच्छा जी, पहले आपने एक स्लाइस लेना है। अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा थोड़ा सा बैटर जो है अभी लिक्विड ही है, आपने इसको थोड़ी देर फ्रीजर में रखना है ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। सही, ये मतलब थोड़ी देर बाद थिक हो जाएगा, ये थोड़ी देर बाद थिक हो जाएगा। ठीक है जी, ये जो आपने इसके अंदर जो स्टफिंग है वो इसके अंदर आपने ऐसे करके जो है अपने फ्रेंच टोस्ट सैंडविच बनाते हैं ना। हाँ, जैसे सैंडविच है बिल्कुल। ये आप समझे कि मीठा आप मीठा सैंडविच आप खा रहे हैं। ठीक है जी, ये आपने जो है स्टफिंग करके अपनी इसके अंदर रखते जाना है। तो इसी तरह जो है साथ साथ आपने सारे फ्रेंच टोस्ट को जो है वो रेडी कर लेना है। अच्छा आयशा, ये इतनी ही मज़ेदार बनती है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि जो आपका बैटर है वो लिक्विड ही नहीं होना चाहिए। हाँ। वो थोड़ा स्टिफ फॉर्म में होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे ऑन द स्पॉट बनाते हैं चीजें, तो इसलिए वो अक्सर कोई थिकनेस का वो थोड़ा हाँ, रह थोड़ा जाता बहुत है, रह जाता है, लेकिन आपने अच्छा घर में मार्जिन होता है आपके पास। और उसके अलावा जो है जब आपने इसको फ्रेंच टोस्ट को फ्राई करना है तो ये कोशिश करनी है कि ज्यादा बटर नहीं डालना, ज्यादा ऑयल नहीं डालना, क्योंकि हमें जो ऊपर वाली लेयर है वो फ्रेंच टोस्ट की थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए। अगर आप इस टोस्टों को टच करके देखेंगी तो ये थोड़ी सी जो है स्टिफ फॉर्म में है। ठीक है जी, तो ये चला गया हमारा एक और पीस। मैं कोशिश कर रही थी थोड़ा सा इनको स्क्वीज करके एक पीस जो है अपना और रेडी कर ले। हो जाएगा इजीली आ जाएगा इसमें। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जो है फ्रूट आप अपनी चॉइस का भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज इन सीजन है तो मैंने कहा कि स्ट्रॉबेरीज जो है वो डाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर बनाना के साथ भी डाल सकते हैं। बनाना के साथ तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, जो फ्रेंच टोस्ट है या पैनकेक टाइप की कोई भी चीज, ये इसमें बनाना जो है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फ्लेवर वो बहुत ऐसा लगता है कि आप सही इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब जो है थोड़ा थोड़ा सा जो है हम ऊपर इसको, क्योंकि पता तो चले भाई स्टफिंग के अंदर हमने बेसिकली डाला क्या है, तो ये जो है थोड़ी थोड़ी जो है जो हमारी क्रीम है, क्रीम का बैटर है वो हम इसके ऊपर ऐड ऑन कर देंगे। ऐड ऑन करने के बाद फिर हम इसके ऊपर जो है ऐड करेंगे हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है। अच्छा, आप इसको डाल सकते हैं, अगर डालना चाहे तो कट करके भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि किस तरह से। ये स्वीट सैंडविच है जो कि आप क्रीम सैंडविच या क्रीम चीज सैंडविच स्ट्रॉबेरी के साथ इस टाइप का जो मर्जी आप ऊपर से हम इसको सर्व करेंगे, जो गार्निश करेंगे थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज के साथ, क्योंकि पता तो चले भाई अंदर डाला क्या है हमने, तो ये भी बताना चाहिए ना अंदर क्या है, तो ये बड़ा जरूरी है। मतलब पैकेट के अंदर क्या है वो पैकेट के बाहर से पता चलना चाहिए। इसी तरह जो भी कोई भी आप फ्रूट लगा रहे हैं वो इसके अंदर पता चलना चाहिए कि ऊपर कोई भी, अगर आपने बनाना डाला है तो बनाना लगा दें, अगर आपने कोई भी चीज ऐसी डाली है तो वो आप ऊपर सर्व जरूर करें ताकि पता चले कि क्या बना है। जबरदस्त। तो ये हमारे स्टफ्ड फ्रेंच टोस्ट, क्या नाम है? अच्छा, स्टफ्ड फ्रेंच टोस्ट। स्टफ्ड फ्रेंच टोस्ट, सही। तो ये जो है आप इसको जो है अब थोड़ी देर के लिए रखें, थोड़ा सेट होने के लिए रखते हैं बेशक, और ये क्योंकि है क्रीम है वो टोस्ट के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगी, तो वो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग सा फ्लेवर आएगा। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद आपने रखनी है कि फ्रेंच टोस्ट के मटेरियल में ज्यादा शुगर की क्वांटिटी नहीं करनी, क्योंकि हमारे क्रीम के बैटर में भी शुगर है, क्योंकि उसमें हमने रूह अफ़ज़ा ऐड किया है। जब रूह अफ़ज़ा वैसे भी डालेंगे वो भी शुगरी है। और अगर आपको अगर शुगर का ज्यादा शौक है तो आप इसके साथ जो है मेपल सिरप को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, मेपल सिरप या पैनकेक सिरप जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये दोनों जो है ये अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप इसको जब कट करके खाएंगे तो उसके अंदर बेशक आप डिप करके खा लें, लेकिन एक्सेस अगर आप इसको शुगर को ऐड करेंगे क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है तो ये फिर बिल्कुल ही आपसे खाया नहीं जाएगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज। तो जनाब हमारे आज की ये ब्रेकफास्ट की डिश है वो रेडी है। स्टफ्ड सैंडविच है हमारे जो कि फ्रेंच टोस्ट के साथ हमने बनाए हैं। आप घर में बनाएंगे यकीनन आप भी इंजॉय करेंगे। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।